आज हम फील्ड कैम नाम के एक ऐप को बारीकी से समझने वाले हैं। ये प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और खास तौर पर फील्ड वर्क के लिए बनाया गया है, जी। जैसे सिविल इंजीनियर, सर्वेयर या फॉरेस्ट ऑफिसर। अब देखिए, हम सबके फोन में कैमरा तो होता ही है, तो सवाल ये उठता है कि एक अलग ऐप की जरूरत ही क्यों है। बिल्कुल। तो आज हम यही पता लगाएंगे कि इस ऐप में ऐसा क्या खास है जो इसे एक आम कैमरे से कहीं ज्यादा एक भरोसेमंद डेटा इकट्ठा करने वाला टूल बनाता है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ये सिर्फ फोटो खींचने के बारे में नहीं है। अच्छा। असल चुनौती ये है कि जब कोई फील्ड से तस्वीर भेजता है तो हम कैसे मान लें कि वो तस्वीर उसी जगह और उसी समय पर ली गई है। फील्ड कैम इसी भरोसे की कमी को दूर करता है। ये हर तस्वीर को एक डिजिटल सबूत में बदल देता है, जिसकी हर जानकारी को परखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। मान लीजिए मैं इस ऐप से एक तस्वीर लेती हूँ, तो मेरे फोन के नॉर्मल कैमरे से ली गई तस्वीर और फील्ड कैम की तस्वीर में असल में फर्क क्या है? जमीन आसमान का फर्क है। जब आप फील्ड कैम से फोटो लेते हैं तो ये सिर्फ तस्वीर नहीं लेता। ओके। ये उसके साथ कई जरूरी जानकारियां भी अपने आप जोड़ देता है। इसे कहते हैं मेटा डेटा। आसान भाषा में कहें तो ये उस तस्वीर का एक तरह से डिजिटल डीएनए है। डिजिटल डीएनए, वाह। क्या क्या होता है इसमें? इसमें आपकी जीपीएस लोकेशन यानी अक्षांश और देशांतर, फिर जीपीएस की सटीकता कितनी है, लोकेशन कितनी सटीक है। अच्छा, ये भी बताता है? हाँ। समुद्र तल से ऊंचाई, बिल्कुल सही तारीख और समय, तस्वीर लेने वाले का नाम, प्रोजेक्ट की कैटेगरी और आपके लिखे हुए नोट्स, सब कुछ अपने आप दर्ज हो जाता है। और ये जानकारी सिर्फ ऐप के अंदर ही नहीं रहती होगी। अगर मैं वो फोटो किसी को ईमेल करूं तो क्या ये सारी जानकारी भी साथ जाएगी? बिल्कुल। यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये सारा डेटा फोटो फाइल के अंदर ही EXI डेटा के रूप में लिखा जाता है। EXIF डेटा? जी। इसका मतलब है कि फोटो जहां भी जाएगी उसका ये डिजिटल डीएनए उसके साथ जाएगा। आप उस फोटो को किसी भी कंप्यूटर पर खोलेंगे तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये तो बहुत काम का है। और ऐप के अंदर गैलरी में अगर आप इस मेटा डेटा पर उंगली दबाए रखेंगे तो आप उसे टेक्स्ट के रूप में कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, किसी रिपोर्ट में या मैसेज में। तस्वीरों पर मैंने एक टेक्स्ट स्टैम्प भी देखा है। अक्सर ऐसे ऐप्स में स्टैम्प इतना बड़ा होता है कि आधी तस्वीरें ढक जाती है। सही बात है। क्या यहाँ भी ऐसा ही कुछ है? नहीं, इसे बहुत सोच समझ कर डिजाइन किया गया है। स्टैम्प बहुत साफ सुथरा है और तस्वीर के एक कोने में रहता है ताकि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो न ढके। और ये स्मार्ट भी है। अगर आप फोन को सीधा पकड़कर पोर्ट्रेट मोड में फोटो लेते हैं तो स्टैम्प अपने आप छोटा हो जाता है ताकि वो किनारों से बाहर ना निकले। अच्छा, एडजस्ट हो जाता है। हाँ, इसका मकसद जानकारी देना है, तस्वीर को खराब करना नहीं। ये तो फोटो की बात हुई, पर वीडियो का क्या? आजकल तो वीडियो की भी बहुत जरूरत पड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल। वही तकनीक वीडियो पर भी लागू होती है। जब आप रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं तो जीपीएस और टाइम स्टैम्प की जानकारी वीडियो पर एक ओवरले की तरह दिखाई देती है। लाइव। तो आपकी वीडियो भी उतने ही भरोसेमंद दस्तावेज बन जाते हैं जितनी की तस्वीरें। यहाँ एक और सवाल मन में आ रहा है। मान असली सिरदर्द तो बाद में शुरू होता है। हाँ, ऑर्गेनाइज करने का। मान लीजिए मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और दिल्ली में 3 अलग-अलग सड़क परियोजनाओं पर काम कर रही हूँ। महीने के अंत में तो मेरे फोन में हजारों तस्वीरें होंगी, सब मिक्स। ये तो एक बुरे सपने जैसा है। और इसी बुरे सपने को सुलझाने के लिए कैटेगरी फीचर है। कैटेगरी? आप हर प्रोजेक्ट के लिए एक अलग कैटेगरी बना सकते हैं, जैसे दिल्ली रोड प्रोजेक्ट सेक्टर 10। जब आप फोटो लेने से पहले वो कैटेगरी चुन लेते हैं। अच्छा, पहले ही चुनना होता है? हाँ, तो ऐप उस तस्वीर को अपने आप उसी नाम के खास फोल्डर में सेव कर देता है। आपके फोन में फील्ड कैम MMYY कैटेगरी नेम जैसा एक फोल्डर स्ट्रक्चर बन जाता है। मार्च में 2024 में दिल्ली रोड प्रोजेक्ट की सारी तस्वीरें एक ही जगह मिलेंगी, एक ही फोल्डर में। इससे सिर्फ तस्वीरें ढूंढना ही आसान नहीं होता, आपका पूरा काम शुरू से ही व्यवस्थित रहता है। ठीक है, जाती हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या फील्ड में किसी के पास इतना समय होता है कि हर तस्वीर लेने से पहले वो सही कैटेगरी चुने? ये काम को धीमा नहीं कर देता? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। असल में ये शुरुआत में कुछ सेकंड्स का निवेश है जो बाद में घंटों की मेहनत बचाता है। और ऐप इस प्रक्रिया को तेज करने में मदद करता है। ये आपकी सबसे हाल ही में इस्तेमाल की गई कैटेगरी को याद रखता है। तो अगर आप एक ही प्रोजेक्ट पर लगातार तस्वीरें ले रहे हैं तो आपको बार बार कुछ चुनने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, मान तो तस्वीरें व्यवस्थित हो गई, लेकिन अगर उस दिल्ली रोड प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में 500 तस्वीरें हैं और मुझे वो एक तस्वीर ढूंढनी है जिसमें मैंने सीमेंट की क्वालिटी खराब जैसा कोई नोट लिखा था, तो क्या मुझे 500 तस्वीरें देखनी पड़ेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर इसकी गैलरी काम आती है। इसकी गैलरी सिर्फ थंबनेल दिखाने के लिए नहीं है, ये एक शक्तिशाली सर्च इंजन है। अच्छा, सर्च भी कर सकते हैं? आप किसी भी शब्द से खोज सकते हैं, चाहे वो नोट्स में लिखा हो, कैटेगरी का नाम हो या फाइल का नाम हो। आप तारीखों की एक रेंज सेट कर सकते हैं, जैसे मुझे 10 से 15 मार्च के बीच की तस्वीरें दिखाओ। ये तो बहुत बढ़िया है। और जो तस्वीरें जरूरी लगती हैं उन्हें स्टार लगाकर पसंदीदा बना सकते हैं ताकि वे तुरंत मिल जाएं। अब उस चीज पे आते हैं जो मुझे वाकई दिलचस्प लगी, QR कोड। तस्वीरों पर एक छोटा सा QR कोड भी दिखता है। ये सिर्फ डिजाइन है या इसका कोई गहरा मकसद है? कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक दिखावा है, लेकिन असल में ये डेटा के लिए एक लाइफ बोट की तरह है। लाइफ बोट? हाँ, जब आप इसे सेटिंग से चालू करते हैं, ये डिफॉल्ट रूप से बंद रहता है। तो ऐप मुख्य मेटाडेटा जैसे लोकेशन, समय, कैटेगरी, इन सबको QR कोड के अंदर एम्बेड कर देता है। लेकिन एक मिनट, डेटा तो पहले से ही तस्वीर पर टेक्स्ट के रूप में छपा हुआ है, फिर QR कोड की क्या जरूरत है? क्योंकि इंसान और मशीनें जानकारी को अलग अलग तरीके से पढ़ती हैं। हमारे लिए टेक्स्ट स्टैम्प पढ़ना आसान है, लेकिन एक कंप्यूटर के लिए वो टेक्स्ट सिर्फ पिक्सेल्स का एक झुंड है। अच्छा। उसे समझने के लिए OCR जैसी तकनीक लगानी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ QR कोड सीधे तौर पर मशीन पठनीय डेटा है। ये तेज, सटीक और ऑटोमेशन के लिए एकदम सही है। और व्हाट्सएप के कंप्रेशन से बचने के लिए इसमें क्या खास है? इसके लिए तीन बनती हैं कि जब हम व्हाट्सएप पर कोई तस्वीर भेजते हैं तो वो उसकी क्वालिटी गिरा देता है, उसे कंप्रेस कर देता है। हाँ, बिल्कुल। जिससे अक्सर QR कोड जैसी बारीक चीजें खराब हो जाती हैं और स्कैन नहीं हो पाती। सही पकड़ा। फील्ड कैम का QR कोड इसी समस्या का समाधान है। पहली बात, ये डिफॉल्ट रूप से बंद होता है, आपको सेटिंग्स में जाकर इसे चालू करना पड़ता है। ओके। दूसरी बात, आप चुन सकती हैं कि कौन सी जानकारी QR कोड में डालनी है, सिर्फ लोकेशन और टाइम या साथ में यूजर का नाम और नोट्स भी। अच्छा, मतलब प्राइवेसी का भी कंट्रोल है। बिल्कुल। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इसे व्हाट्सएप पर भेजने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। डेटा का आकार कम करने के लिए फील्ड के नाम छोटे कर दिए गए हैं, जैसे लैटिट्यूड की जगह सिर्फ LA। ओहो, तो ये व्हाट्सएप के कंप्रेशन को झेल जाता है। हाँ, ये H लेवल की एरर करेक्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। आसान भाषा में समझें तो अगर व्हाट्सएप QR कोड का 30% हिस्सा खराब भी कर दें, तब भी ये स्कैन हो जाएगा। कमाल है। इसके अलावा QR कोड के चारों ओर एक मोटी सफेद सीमा होती है जो एक बफर का काम करती है और कंप्रेशन से कोड के किनारों को बचाती है। तो आप सीधे व्हाट्सएप पर तस्वीरें साझा कर सकते हैं और भरोसा रख सकते हैं कि डेटा सुरक्षित पहुंचेगा। ठीक है, डेटा इकट्ठा हो गया, व्यवस्थित हो गया और शेयर भी हो गया। हाँ। अब रिपोर्ट बनाने का समय है। क्या मुझे एक एक करके फोटो और उसकी जानकारी कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी? नहीं, यहीं पर इसका एक्सपोर्ट फीचर काम आता है। आप कुछ ही क्लिक में प्रोफेशनल PDF रिपोर्ट बना सकते हैं। PDF रिपोर्ट? जी, जिसमें एक कवर पेज होगा और हर पन्ने पर एक तस्वीर और उसका पूरा मेटा डेटा बड़े करीने से लगा होगा। और अगर एक्सेल में डेटा चाहिए हो तो आप सारी जानकारी को CSV फाइल के रूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो एक्सेल में खुल जाती है। या फिर आप गूगल अर्थ पे देखने के लिए KML फाइल बना सकते हैं, या बस सभी तस्वीरों का एक जिप संग्रह बना सकते हैं। अब इसको कैप्चर, ऑर्गेनाइज और वेरीफाई कर लिया है, लेकिन असली कहानी तो तब दिखती है जब हम इन सभी डॉट्स को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। इस सारे लोकेशन डेटा को एक साथ देखने का कोई तरीका है? हाँ, इसके लिए फोटो मैप फीचर है। यह आपकी सभी GPS टैग वाली तस्वीरों को एक नक्शे पर पिन के रूप में दिखाता है। अच्छा। और अगर किसी एक ही जगह पर बहुत सारी तस्वीरें हैं तो वो पिन्स एक क्लस्टर में बदल जाते हैं ताकि नक्शा साफ सुथरा दिखे। इसमें एक हीट मैप ओवरले भी है जो आपको तुरंत दिखाता है कि किन जगहों पर सबसे ज्यादा काम हुआ है। और बहुत ही खास इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं। मेरे एक दोस्त हैं जो वन विभाग में है। उन्हें अक्सर जानवरों के पैरों के निशान, मतलब पग के निशान की तस्वीरें लेनी पड़ती हैं। हाँ, पगमार्क। हाँ, और उनका आकार भी मापना होता है। क्या ये ऐप इसमें मदद कर सकता है? ये एक बेहतरीन उदाहरण है और इसके लिए इसमें एक शानदार मेजरमेंट टूल है। मेजरमेंट टूल? जी, इसका तरीका बहुत सरल है। आपको बस उस चीज की तस्वीर लेनी है जिसे आप मापना चाहती हैं और उसके बगल में कोई ऐसी चीज रखनी है जिसका आकार आपको पहले से पता हो। जैसे कि? जैसे एक सिक्का या एक बैंक नोट। अच्छा, तो मान लीजिए मैंने एक बाघ के पग के निशान के बगल में एक 5 रुपए का सिक्का रखकर उसकी तस्वीर ले ली। बिल्कुल। अब आप ऐप के मेजरमेंट टूल में उस तस्वीर को खोलें,
सबसे पहले आपको ऐप को बताना होगा कि आपकी रेफरेंस वस्तु क्या है। ऐप में भारतीय सिक्कों और नोटों के आकार पहले से लोड किए गए हैं। वाह, तो मुझे बस 5 रुपए का सिक्का चुनना है? सही। फिर आप स्क्रीन पर अपनी उंगली से उस सिक्के को घेरकर सिस्टम को कैलिब्रेट करेंगी। ऐप अब समझ गया है कि तस्वीर में कितने पिक्सल का मतलब 23 मिलीमीटर है। और एक बार ये हो गया तो मैं पग के निशान को माप सकती हूँ? हाँ, एक बार कैलिब्रेशन हो जाने के बाद आप पग के निशान की चौड़ाई या लंबाई पर एक रेखा खींच सकती हैं और ऐप आपको तुरंत उसका असली आकार बता देगा, मिलीमीटर या सेंटीमीटर में। और इस माप के साथ फोटो सेव भी हो जाएगी? हाँ, आप उस माप के साथ तस्वीर की एक एनोटेट की हुई कॉपी भी सहेज सकती हैं, जो एक सबूत के तौर पर काम करेगी। ये सब तो बहुत शक्तिशाली है अगर मैं और मेरी टीम फील्ड कैम का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर मुझे किसी सहकर्मी से व्हाट्सएप पर एक तस्वीर मिले जो किसी दूसरे जीपीएस कैमरा ऐप से ली गई हो? उस पर टेक्स्ट स्टैम्प तो है पर क्यूआर कोड नहीं है। क्या मैं उसकी लोकेशन देखने के लिए वो लंबे लंबे नंबर गूगल मैप्स में टाइप करूंगी? ये एक बहुत ही आम और थकाऊ काम है और फील्ड कैम इसे जादुई रूप से आसान बना देता है। इसके अंदर एक क्यूआर कोड वेरिफिकेशन टूल है, OCR। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आप व्हाट्सएप में उस तस्वीर को खोलें, शेयर बटन दबाएं और लिस्ट में से फील्ड कैम क्यूआर वेरिफिकेशन चुनें। लेकिन उस तस्वीर में तो क्यूआर कोड है ही नहीं। कोई बात नहीं, यहीं पर OCR काम आता है। फील्ड कैम उस तस्वीर पर लिखे टेक्स्ट को पढ़ेगा। सच में? जी, ये 25 से ज्यादा अलग अलग तरह के जीपीएस कोऑर्डिनेट फॉर्मेट को पहचान सकता है। ये टेक्स्ट में से लोकेशन, तारीख और समय को निकालेगा और आपको एक बटन देगा जिससे आप उस लोकेशन को सीधे गूगल मैप्स पर खोल सकती हैं। कोई टाइपिंग नहीं, कोई गलती नहीं। वाह, तो ये किसी भी जीपीएस स्टैंप वाली तस्वीर को, चाहे वो किसी भी ऐप से आई हो, तुरंत एक्शन लेने लायक बना देता है। ये तो एक यूनिवर्सल टूल जैसा हो गया। जी बिल्कुल, इसका मकसद आपके काम को आसान बनाना है, चाहे डेटा कहीं से भी आया हो। और उनमें एक फीचर ने मेरा ध्यान खींचा, FTP सिंक। पहली नजर में काफी सीधा साधा लगता है कि बस फील्ड से तस्वीरें सर्वर पर भेजनी है, लेकिन जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि इसे भरोसेमंद बनाने के पीछे एक मजेदार कहानी है। बिल्कुल, इसका असली मकसद सिर्फ एक बैकअप नहीं है। मकसद है फील्ड में ली गई तस्वीरों को लगभग रियल टाइम में एक सेंट्रल सर्वर तक पहुंचाना। अच्छा। एक तरह से ये फील्ड और ऑफिस के बीच वो एक ऑटोमेटिक डेटा पाइपलाइन बना देता है। अच्छा, तो ये पाइपलाइन काम कैसे करती है? मतलब एक यूजर के लिए इसका प्रोसेस क्या है? बहुत आसान है। यूजर जिन कैटेगरीज को चुनता है उनकी तस्वीरें अपने आप कंप्रेस होकर FTP सर्वर पर अपलोड हो जाती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सर्वर पर सब कुछ बहुत व्यवस्थित रहता है। बेस फोल्डर, mm/yy, कैटेगरी, फोटो .jpg जैसा एक साफ सुथरा फोल्डर स्ट्रक्चर अपने आप बन जाता है। तो सुनने में तो ये काफी स्मूथ लगता है। तो ठीक है जब नेटवर्क बढ़िया हो, पर मुझे चिंता इस बात की है कि अगर फील्ड में किसी का कनेक्शन बार बार टूट रहा हो तो क्या ये सिस्टम फेल नहीं हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हर बार अपलोड शुरू से करना पड़ेगा? यही तो इसकी सबसे खास बात है। इसमें एक ऑटोमेटिक रीट्राई सिस्टम है। ये एक कह सकते हैं जिद्दी पोस्टमैन की तरह है। अच्छा। हाँ, अगर पहली बार में घर पर कोई नहीं मिलता तो वो हार नहीं मानता। वो थोड़ी देर बाद फिर आता है और फिर से कोशिश करता है। वैसे ही अगर अपलोड फेल होता है तो सिस्टम 3 बार तक खुद कोशिश करता है और हर बार थोड़ा ज्यादा इंतजार के बाद। वाह, तो ये सिस्टम हार नहीं मानता। मतलब फील्ड में काम करने वाले को बार बार चेक करने की जरूरत नहीं कि फोटो गई या नहीं। बिल्कुल, सिस्टम खुद ही जिम्मेदारी ले रहा है। ये तो मन की शांति के लिए बहुत बढ़िया है ना? सही कहा। और इतना ही नहीं, अपलोड होने के बाद वो सर्वर पर फाइल का साइज भी चेक करता है। क्यों? ये पक्का करने के लिए कि फाइल पूरी और सही सलामत पहुंची है, कोई करप्शन तो नहीं हुआ। समझ गई। लेकिन जो इसे इस्तेमाल कर रहा है उसके हाथ में कितना कंट्रोल है? क्या वो इसे अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकता है? हाँ, 2 जरूरी कंट्रोल दिए गए हैं। पहला, यूजर चुन सकता है कि किन कैटेगरीज की तस्वीरों को सिंक करना है। ठीक है। और दूसरा, फाइल का साइज कितना रखना है। इसके लिए हाई क्वालिटी या डेटा सेवर जैसे कंप्रेशन लेवल हैं। अच्छा, तो डेटा सेवर खराब नेटवर्क पर बहुत काम आता होगा। बिल्कुल। तो अगर कोई इसे पहली बार सेट कर रहा हो तो सबसे आम गलती कौन सी होती है जिससे बचना चाहिए? एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कोड 530, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का एरर। ज्यादातर ये तब होता है जब लोग क्रेडेंशियल्स कॉपी पेस्ट करते समय गलती से एक एक्स्ट्रा स्पेस भी कॉपी कर लेते हैं। ओहो, ये तो बहुत छोटी सी गलती है। छोटी सी, पर बहुत परेशान करती है। अब ऐप इतनी स्मार्ट है
कि वो यूजर नेम और पासवर्ड से इन फालतू स्पेसेस को अपने आप हटा देती है। ये तो अच्छा है। हाँ, फिर भी हमारी सलाह यही है कि पहले फाइलज़िला जैसे किसी डेस्कटॉप क्लाइंट पर क्रेडेंशियल्स टेस्ट कर लें। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही स्मार्ट और भरोसेमंद ऑटोमेटेड सिंक सिस्टम है, जिसमें गलतियों से सीखने की क्षमता है और यूजर को जरूरी कंट्रोल भी मिलता है। सही कहा। और खास ऑटोमेशन फीचर्स पर जोर दिया गया है। ओके। पहला है ऑटो ईमेल। इसका आइडिया ये है कि फील्ड पर मौजूद किसी भी कर्मचारी का जो घंटों का रिपोर्टिंग का काम है वो सेकंडों में निपट जाए। सुनने में तो ये कमाल लगता है। मतलब मैं साइट पे गई, फोटो खींची और बस मेरा काम खत्म। ये होता कैसे है? लगभग ऐसा ही है। जैसे ही कोई यूजर फोटो खींचता है ना, तो ऐप अपने आप एक ईमेल तैयार कर देता है। अच्छा। फोटो खुद ब खुद अटैच हो जाती है और सबसे शानदार बात यह है कि ईमेल का सब्जेक्ट और बॉडी भी ऐप खुद लिख देता है। इन पेपर्स में एक उदाहरण भी दिया है। सब्जेक्ट कुछ ऐसा दिखेगा: साइट फोटो लोकेशन भुवनेश्वर 01 Feb 2026 10:42 AM। वाह, मतलब सारी जरूरी जानकारी। बिल्कुल। क्या, कहाँ और कब, सब कुछ एक ही लाइन में मिल गया। मैनेजमेंट के लिए तो ये बहुत ही आसान हो गया। लेकिन एक सवाल है, क्या ये ऑटोमेटेड सब्जेक्ट लाइन थोड़ी रोबोटिक नहीं हो जाती अगर किसी को कुछ खास बात बतानी हो तो? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये ऑटोमेशन शुरुआती रिपोर्टिंग के लिए है, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी छूट न जाए। इन दस्तावेजों से ये साफ होता है कि ईमेल भेजने से ठीक पहले यूजर के पास उसे एडिट करने का मौका होता है। अच्छा, तो एडिट कर सकते हैं? हाँ, तो अगर कोई खास नोट जोड़ना है तो वो आसानी से किया जा सकता है। पर सच कहूं तो 90% मामलों में कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। बॉडी में जीपीएस कोऑर्डिनेट से लेकर डिवाइस की जानकारी तक सब कुछ पहले से मौजूद होता है। समझ गए? तो ये स्पीड और स्टैंडर्डाइजेशन का एक बेहतरीन मेल है। जरा सोचिए एक इंश्योरेंस सर्वेयर के बारे में जो मान लीजिए बाढ़ के बाद किसी साइट पर है। उसे दिन भर में 100 से ज्यादा फोटो खींचनी होती हैं। इस ऑटोमेशन के बिना तो उसका पूरा दिन सिर्फ रिपोर्ट फाइल करने में ही निकल जाएगा, है ना? बिल्कुल सही। और ये एक रूपता मतलब कंसिस्टेंसी, ये तो ऑडिट और सबूत के तौर पर इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। सही बात है। पूरी प्रक्रिया में मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगते हैं। बस फोटो खींचो, एक नजर देखो और सेंड दबा दो। ठीक है, तो ऑटो ईमेल से रिपोर्टिंग तो फौरन हो गई, लेकिन इससे एक और सवाल खड़ा होता है। ये सारा कीमती डेटा, ये सारे सबूत, अगर फोन ही टूट गया या चोरी हो गया तो सब गया? हाँ, तब तो सब गया। यहीं पे शायद दूसरा फीचर तस्वीर में आता है। एकदम। दूसरा फीचर इसी समस्या का समाधान है, गूगल ड्राइव सिंक। ये पक्का करता है कि आपका लिया हुआ हर फोटो और वीडियो लगभग तुरंत आपके अपने पर्सनल क्लाउड स्टोरेज पर सुरक्षित हो जाए। एक तरह का डेटा बीमा है ये तो। बिल्कुल। पर ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। क्या इसे सेटअप करना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। सोर्स मटेरियल के मुताबिक प्रक्रिया बहुत ही आसान है। यूजर को बस अपने गूगल अकाउंट से ऐप को एक बार कनेक्ट करना होता है। बस एक बार? हाँ, बस एक बार। इसके बाद ऐप खुद ही यूजर के गूगल ड्राइव में फील्ड कैम बैकअप नाम का एक प्राइवेट फोल्डर बना देता है, जिस तक किसी और की पहुंच नहीं होती। फिर जब भी कोई फोटो या वीडियो लिया जाता है, वो बैकग्राउंड में अपने आप उस फोल्डर में अपलोड हो जाता है। और अगर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा ना हो तो? फील्ड में तो ये तो आम बात है। यहीं पर इसका स्मार्ट सिंक लॉजिक काम आता है। यूजर ये सेट कर सकता है कि अपलोड सिर्फ वाईफाई पर हो, ताकि मोबाइल डेटा और बैटरी दोनों बचें। स्मार्ट। और अगर अपलोड के बीच में कनेक्शन टूट भी जाए तो ऐप उसे याद रखता है और कनेक्शन वापस आने पर वहीं से शुरू करता है। जो फाइलें पहले से बैकअप हो चुकी हैं उन्हें दोबारा अपलोड करके डेटा बर्बाद नहीं करता। और सबसे अहम बात जो मुझे इन दस्तावेजों में लगी वो ये है कि डेटा यूजर के अपने गूगल ड्राइव में रहता है, किसी तीसरे पक्ष के सर्वर पर नहीं। सही पकड़ा आपने। आज के दौर में डेटा की सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। आपका डेटा आपका ही रहता है। अब बात करते हैं ऐप के एक बहुत ही जरूरी फीचर की, कस्टम लोगो की। कस्टम लोगो फीचर की मदद से आप अपने कंपनी, डिपार्टमेंट या पर्सनल लोगो को ऐप से क्लिक की गई हर फोटो पर जोड़ सकते हैं। एक बार लोगो लगाने के बाद वो हर फोटो में अपने आप दिखाई देता है, जिससे आपकी फोटो पर ब्रांडिंग और ओनरशिप प्रूफ मिल जाता है। अब जानते हैं कि कस्टम लोगो में आप क्या क्या कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन से PNG या JPG फॉर्मेट में लोगो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका लोगो ट्रांसपेरेंट है तो वो भी पूरी तरह सपोर्ट करता है।
लोगो अपलोड करने के बाद आप उसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप ट्रांसपेरेंसी यानी ओपेसिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं ताकि फोटो साफ और साफ दिखाई दे। आप ये भी चुन सकते हैं कि लोगो फोटो की किस कोने में दिखे, ऊपर बाएं, ऊपर दाएं, नीचे बाएं या नीचे दाएं। पूरा कंट्रोल यूजर के हाथ में होता है। जब आप कस्टम लोगो को एक बार इनेबल कर देते हैं तो इसके बाद हर फोटो में लोगो अपने आप जुड़ जाता है। आपको बार बार कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। कस्टम लोगो फीचर क्यों जरूरी है? ये आपकी फोटो को देता है एक प्रोफेशनल लुक, कंपनी की ब्रांड पहचान और फोटो की असली ओनरशिप। ये फीचर फोटो के गलत इस्तेमाल को रोकता है और रिपोर्ट, ऑडिट और फील्ड वर्क के लिए बहुत उपयोगी है। कस्टम लोगो इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। सेटिंग्स में जाएं, कस्टम लोगो खोलें, अपना लोगो अपलोड करें, साइज, पोजीशन और ट्रांसपेरेंसी सेट करें और उसे इनेबल कर दें। अब जैसे ही आप फोटो क्लिक करेंगे, लोगो अपने आप फोटो में जुड़ जाएगा। आपकी फोटो, आपकी पहचान, कस्टम लोगो के साथ। आखिर में एक सवाल जो फील्ड पर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, विज्ञापन। एड्स। क्या मैं किसी जरूरी साइट की तस्वीर लेने की कोशिश कर रही होंगी और अचानक कोई गेम का विज्ञापन पॉपअप हो जाएगा? नहीं, जो मुख्य कैमरा स्क्रीन है जहां आप तस्वीरें लेते हैं वो पूरी तरह से विज्ञापन मुक्त है, ताकि आपके काम में कोई रुकावट ना आए। और गैलरी में कुछ उन्नत गैलरी सुविधाएं जैसे पीडीएफ रिपोर्ट बनाना, उनके लिए जो प्रीमियम सदस्य नहीं हैं, एक विज्ञापन देखने या अपग्रेड का विकल्प दे सकती हैं। लेकिन जब आप फील्ड में डेटा कैप्चर कर रहे हो तब कोई परेशान करने वाले विज्ञापन नहीं होते। तो सब कुछ समझने के बाद ये साफ है कि फील्ड कैम सिर्फ एक जीपीएस कैमरा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फील्ड वर्क के लिए एक पूरा सिस्टम है। डेटा को भरोसे के साथ कैप्चर करने, उसे व्यवस्थित करने, उसे साझा करने, उसे सत्यापित करने और अंत में पेशेवर रिपोर्ट बनाने के लिए ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली टूल है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और ये हमें एक बड़े विचार की ओर ले जाता है। बताइए। आज के डिजिटल युग में जहां किसी भी तस्वीर या डेटा के साथ छेड़छाड़ करना बहुत आसान है ना? हाँ, बहुत आसान है। वहां फील्ड कैम जैसी प्रक्रिया जो सीधे तस्वीर के डीएनए में ही सत्यापित योग्य मेटा डेटा डाल देती है, भविष्य में सबूतों के मानक को कैसे बदल सकती है, खासकर कानूनी मामलों में या जहां नियमों का पालन करना जरूरी हो। ये सोचने वाली बात है।